अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैंक एस बर्टनिक की बुक का चैप्टर 13 और स्पेसिफ़िकली उसमें हम पहली एक्सरसाइज समझेंगे 13.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका समझना ज़रूरी है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेट क्या होता है। देखिए, सेट कहते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एनी वेल डिफाइंड। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो डेफिनेशंस हैं वो सेम मैंने बुक से वर्ड टू वर्ड उठाई हैं, ऑल्दो मतलब बाकी सोर्सेस में आपको थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी तो वो भी करेक्ट होंगी। इनमें थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपको दूसरी बुक्स में मिले। तो सेट कहते हैं एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि ऑलरेडी उनकी डेफिनेशन हमें पता हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। पता होगा मतलब ये नहीं कि हमें पता हो, मतलब थ्योरेटिकली मालूम की जा सकती हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट बनाता हूँ जिसका नाम मैं ए लिखता हूँ। बाय द वे, सेट के लिए कन्वेंशन ये है कि हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ किए जाते हैं। तो एक सेट में बनाता हूँ डेज़, जो नेम्स ऑफ डेज़ होते हैं, तो उसमें सैटरडे, संडे, मंडे से लेकर सारे फ्राइडे तक आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड है कि हमें ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि वो वाले वो डेज़ होंगे जो डेज़ ऑफ वीक हैं। अच्छा, इसमें और भी सेट बन सकते हैं, जैसे सिर्फ ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ वही डेज़ जो एस से शुरू होते हैं या वही डेज़ जिनमें 6 लेटर्स हैं या कोई स्पेसिफिक लेटर्स हो सकते हैं, तो वो भी वेल डिफाइंड हो गया। इसी तरह नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, वो भी वेल डिफाइंड होंगे। अच्छा, सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट बनाता हूँ ए इज़ इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो सेट नोटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मालूम होना ज़रूरी ये है कि जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ये बेसिकली नेम ऑफ सेट होता है कि सेट का नाम क्या है, और इसी तरह जो अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं सेट के, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। और सेट को यूजुअली हम कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। उसके बाद जब सेट को हम शो करते हैं तो उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। वैसे बुक में, मतलब इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जो पहली फॉर्म को नाम दिया गया है वो है इन्यूमरेशन फॉर्म, न्यूमरेशन फॉर्म, और दूसरी जो फॉर्म है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन्यूमरेशन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप उसे इन्यूमरेट करते हैं, पूरा वेल डिफाइंड पूरे ऑब्जेक्ट्स को बता देते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे ऊपर ही मैंने जो ए बनाया है सेट, इसी की हम बात करें तो ए बनेगा 1 2 3 4 5, तो ये इन्यूमरेशन फॉर्म है। लेकिन इसी की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी कि हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं या फिर वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। इसको शो करने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे कि ए के अंदर एक्स मौजूद है। अच्छा, अब वो एक्स क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है अगर इसी सेट की हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6, एक्स इज़ आ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। अच्छा, अब इसको रीड कैसे किया जाता है? ये जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, ये वाली वर्टिकल लाइन जो बनाई है, इससे हम पढ़ते हैं सच दैट। इसका मतलब ये होता है सच दैट। तो इस सेट का क्या मतलब है? ए के अंदर एक्स मौजूद है, यानी ए के एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स हैं, और एक्स इस तरह से है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से छोटे होते हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव की कैद लगाई है तो हम 0 और नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेंगे, और इंटीजर है तो होल नंबर्स ही लेंगे, तो वो 1 से लेके 5 तक ही सारे नंबर्स बनते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अच्छा, इसके अलावा और 1-2 टर्मिनोलॉजीज़ हमें मालूम होना चाहिए। जैसे अगर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर 5 जो है इसका एलिमेंट है, तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम यूँ लिखेंगे कि 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और इस तरह 6 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि 6 उसका मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, मेंबर नहीं है। मेंबर भी इसको पढ़ा जाता है। अच्छा, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंदर मौजूद होते हैं, जैसे इस वक्त सेट ए में 5 एलिमेंट्स मौजूद हो, तो उसके लिए हम n लिखते हैं और सेट का नाम लिखते हैं। जैसे n ब्रैकेट a, इसका मतलब ये हो गया 5, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a आर 5।
अब वो ज़रूरी नहीं है कि 1 से 5 तक होगा, वो ABCDE भी हो सकता है, वो नेम्स ऑफ डेज भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनको काउंट करेंगे तो 5 एलिमेंट बनेंगे, तो उसके लिए हम n लिखते हैं उससे पहले। अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या मालूम होना चाहिए? जो कुछ स्पेशल सेट्स हैं हमारी बुक में गिवन है, स्पेशल सेट्स की हम बात करते हैं। वो स्पेशल सेट में सबसे पहली चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें हमारे जो सिनेरियो है, जो कंडीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों। अच्छा, इसको जो है हम U से या फिर काफ़ी बुक्स में आपको E से एप्सिलॉन के साइन से भी शो किया जाता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि आ सेट containing all possible elements within a given condition। अच्छा, स्पीड अगर मेरी आपको कुछ स्लो लग रही है तो आप बढ़ा सकते हैं, आपको वहाँ सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है स्पीड बढ़ाने का। इसके अलावा राइट एरो 2-3 बार प्रेस करेंगे तो ये जो लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली स्किप होके आपके पास आगे बढ़ जाएगा। कंडीशन या सिनेरियो जो भी हमारे पास मौजूद हो उसके सारे एलिमेंट्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हों, तो ज़ाहिर है वो जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उन सब के नाम अगर लिस्ट डाउन कर दिए जाएँ तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसी तरह क्योंकि हम उस वक्त क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर हम नेम्स ऑफ डेज़ की बात करेंगे तो पूरे 7 के 7 दिन हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसी से सबसेट निकलते हैं, यानी उसके और सेट मौजूद उसके अंदर और एलिमेंट्स के हम अलग से एक सेट बना लें तो वो उसका सबसेट कहलाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें हम जिस सेट की बात कर रहे हैं उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों यूनिवर्सल सेट के। यानी फॉर एग्जांपल इसको डैश से शो किया जाता है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट का निशान बनाया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि हम शुरू के 5 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं और ए का मतलब है सिर्फ 1 और 2। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं तो वो 3 4 और 5 मौजूद हैं हमारे पास, तो इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्योंकि हम बिल्ड करते जा रहे हैं, आगे सवालात में बीच में आते हैं तो फिर वो स्टूडेंट को अगर क्लियर ना हो तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए कि नल सेट या एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि जिसका एलिमेंट कुछ भी ना हो, ज़ीरो नहीं कुछ भी ना हो, क्योंकि ज़ीरो खुद भी एक नंबर है, कोई भी एलिमेंट ना हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी नेम ऑफ द डेज स्टार्टिंग विद के से किसी दिन का नाम नहीं आता इंग्लिश में, तो वो क्या होगा, वो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। उसको इस तरह से शो किया जाता है, या फिर आप इस तरह से 2 ब्रैकेट लगा के इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट का मतलब, सबसेट को शो करते हैं हम इस तरह एक लंबे से सी के सिंबल से। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम 2 सेट की बात कर रहे हैं, एक ए और एक बी, ए एंड बी, तो अगर एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज़ प्रेजेंट इन सेट बी, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी मौजूद हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए is also present in set B, then A is a subset of B। ठीक है जी, यानी कि अगर हम A में बात करते हैं कि A में मौजूद है 1 2 3 और B में मौजूद है 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि A जो है वो सबसेट है B का। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 से ज़्यादा हो, अगर बी में भी सिर्फ 3 ही है 1 2 3 और ए में भी सिर्फ 1 2 3 है, तो डेफिनेशन के मुताबिक तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए बी का सबसेट होगा। हाँ, वो अलग बात है कि बी भी ए का सबसेट होगा। तो अगर दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हों तो उन्हें हम कहते हैं इक्वल सेट, जो कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल बात जहन में आई तो मैं लिख देता हूँ कि हर सेट, हर जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट
इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि हर एक सेट में से आप खाली सेट तो बना ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्हीं सेट की रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली जॉन वेन नाम के मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं कि आप जो यूनिवर्सल सेट है उसे आप एक रेक्टेंगल से शो करते हैं और बाकी जो सब सेट्स होते हैं उन्हें आप सर्कल से शो करते हैं, सर्कल या ओवल से। और इसके अलावा एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन का मतलब होता है कि आप सेट को कंबाइंड बात करेंगे, उनको मिलाकर बात करेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप उनमें जो कॉमन हो सिर्फ उसकी बात करेंगे, जो दो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हों जो कि कॉमन हो। तो वेन डायग्राम कैसे बनती है, एक दो एग्जांपल्स हम करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और सेट ए हमारे पास है 1 2 3, सेट बी हमारे पास है 3 4 5। तो अगर इसकी हमें वेन डायग्राम बनानी है तो हम इसके लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले, ताकि हम उसमें शो कर सकें कि ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट के हमारे पास दो सबसेट हैं, एक ए है और एक बी है। अच्छा, इन दोनों सर्कल्स को मैंने ज्वाइन इसलिए किया है ताकि जो कॉमन एलिमेंट्स है, आप देख सकते हैं 3 इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम बीच में बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। और इस सर्कल को हम ए नाम देते हैं, इस सर्कल को बी नाम देते हैं। अब सर्कल ए में हमारे पास 1 2 3 मौजूद है, तो 3 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो 1 और 2 शो करेंगे। इसी तरह बी के लिए 3 4 5 होता है, 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो 4 और 5 लिखेंगे। और यूनिवर्सल सेट में और कोई ऐसा सेट नंबर मौजूद नहीं है जो यहाँ ना हो, लेकिन फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर लेते हैं, सपोज 6। तो 6 वो इन ए और बी की बाउंड्री से बाहर आएगा, जो कि शो करता है कि 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो ना ए में मौजूद है ना ही बी में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसमें इसी में ही एक और यूनियन और इंटरसेक्शन से एक और काम की बात, वो ये कि किसी भी सेट को, सपोज़ ए की बात करें, अगर आप ए को एक कॉम्प्लीमेंट से मिला देंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग एक्सेप्ट ए के अलावा बाकी सब कुछ। तो अगर आप ए के अलावा बाकी सब कुछ को और ए को मिलाएंगे तो सब कुछ ही बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन चीज़ होगी वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ए के बाहर की चीज़ और ए के अंदर की चीज़ में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू भी शो करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, ये हमारे पास ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, और ये बाहर का जो एरिया ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो जो सर्कल के अंदर मौजूद होगा वो ए के एलिमेंट होंगे और जो सर्कल के बाहर होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर सर्कल के है वो बाहर नहीं हो सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं हो सकता, तो इसलिए नल सेट होगा। और यूनियन अगर हम करेंगे तो इसका मतलब ए के इनसाइड और आउटसाइड दोनों को मिलाना है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट बनता है। खैर, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ सीखते रहेंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 13.1 में कहा जाता है कि एक्सरसाइज 1 से 5 तक इन सब को आप डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए, यानी कि डिस्क्राइब करके लिखें, बजाय इसके कि आप इनको जैसे इन्यूमरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरह नहीं लिखना हमें। तो सबसे पहले सेट की बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 और 15 17 19, तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं, और ये पॉजिटिव हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरोज इसमें नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं जो कि 20 से छोटे हैं। तो इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, पहले का आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20। इसमें हम इक्वल टू और लेस देन 19 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर वो इक्वल लिखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ सिर्फ लेस देन 20 लिखा है तो इसका मतलब 20 शामिल नहीं है, उससे स्मॉलर नंबर्स की हम बात करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
इसमें अगर आप देखें तो -3 फिर +3 फिर -2 फिर +2 फिर -1 फिर +1 और फिर 0 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट हैं। और कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये 9 से शुरू हो रहा है क्योंकि 9 का भी रूट मौजूद है। उससे अगर हम नीचे जाएंगे तो 9 के बाद हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 4 ही होता है, तो 4 के रूट हैं। उसके बाद 1 होता है, 1 का रूट है। उसके बाद 0 होता है, 0 का रूट है। लेकिन इन सब के साथ हमने नेगेटिव लगाया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट, एक प्लस और नेगेटिव माइनस दोनों आ रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 9 एंड 0 इंक्लूसिव। यहाँ लिख देता हूँ मैं, s इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ स्क्वायर रूट ऑफ perfect squares between 9 and 0 inclusive. अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही ईजी है। AEIOU जो कि वॉवल्स हैं, तो हम लिख देते हैं x सच दैट x इज़, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप x लिखें, आप कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। y लिखें, p लिखें, q लिखें। तो x इज़ सच दैट x इज़ अ वॉवल। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, लेकिन इन सब के साथ नेगेटिव नंबर है। तो देखा जाए तो ये स्क्वायर्स हैं, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो 6 के स्क्वायर हैं। लेकिन स्क्वायर निकालने के बाद उसके साथ नेगेटिव भी लगाया गया है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि ये जो सेट S है, x सच दैट x इज़ अ नेगेटिव स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम, x is a negative square of integers from 0 to 6। अच्छा, जब फ्रॉम लिखते हैं तो इंक्लूसिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि, लेकिन बिटवीन लिखते हैं तो उसमें बताना पड़ता है कि इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, और ना लिखा जाए तो एक्सक्लूसिव भी माना जाता है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने लिखा है, नेगेटिव स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। यूँ नहीं लिखा कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव स्क्वायर का मतलब ये होता है, नेगेटिव स्क्वायर ऑफ 4 क्या होगा कि 4 का स्क्वायर निकालें और उसके साथ माइनस लगा दें, जो कि बनेगा -16। लेकिन अगर स्क्वायर ऑफ -4 बोलेंगे वो अलग हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ -4 क्या होगा कि -4 का स्क्वायर लें जो कि 16 आएगा। तो ये अलग चीज़ है। हमारा जो आंसर है वो ये है कि नेगेटिव स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 6, 0 से लेके 6 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद लेकिन वो 0 को, सारे 0 के साथ तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए हम 0 को एक्सक्लूड करेंगे इस कंडीशन में। अच्छा, 5वें सवाल पर आते हैं। -1, -8, -27, -64। तो गौर करें तो ये क्यूब्स हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -5, क्योंकि नेगेटिव लिख दिया हमने तो इसका मतलब पॉजिटिव को काउंट ही नहीं करेंगे, और ग्रेटर देन -5 कह रहे हैं तो -5 से जो ग्रेटर नंबर होते हैं वो -4, -3, -2, -1, बस यही नंबर्स होते हैं और इन्हीं के क्यूब है हमारे पास। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि जो सेट C है, x है सच दैट x इज़ अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5। अच्छा जी, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6 से 10 तक के बारे में क्या बोला गया है कि इनकी इन्यूमरेशन फॉर्म देनी है हमें। इन्यूमरेशन फॉर्म का मतलब ये होता है कि इन्होंने हमें सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हमें बिल्डर फॉर्म या लिख के देना है टैबुलर फॉर्म में कि
क्या इनके आंसर्स होंगे। तो 6 में कह रहा है कि ए इज़ अ नेगेटिव ऑड इंटीजर ग्रेटर देन -10। -10 से बड़े नेगेटिव नंबर लेकिन ऑड होने चाहिए। तो -10 से बड़े जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो होता है हमारे पास -9, -7, -5, -3, -1 एंड दैट्स इट। क्योंकि उसके बाद फिर ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। इन्होंने नेगेटिव बोला है और ऑड बोला है, तो हम यहीं पर इसी के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं बनती। क्वेश्चन 7 पर जाते हैं। बी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8। तो 8 से स्मॉलर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम जाते हैं, इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव हैं। उसके बाद 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नेम ऑफ डेज़ ऑफ वीक। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि नेम ऑफ डेज़ ऑफ वीक हमारे पास मंडे से शुरू करके, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे शुरू करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन, और आप चले जाएंगे संडे तक। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा गया कि बी व्हेन ए इज़ इक्वल टू 2 एंड a + 3b इज़ इक्वल टू -7। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो b यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो सॉल्यूशन होगा वो b की वैल्यू होगी, a को आपने इग्नोर करना है। तो a दिया क्यों हुआ है? a इसलिए दिया हुआ है ताकि आप b की वैल्यू निकाल सकें। तो इसमें a इज़ इक्वल टू 2 लिखा हुआ है एंड a + 3b इज़ इक्वल टू -7 लिखा हुआ है। तो हमें b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। a + 3 a की जगह मुझे 2 लिखना चाहिए। तो 2 + 3b इज़ इक्वल टू -7, 3b इज़ इक्वल टू -9। 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, दोनों तरफ -2 किया अगर हमने, तो अब 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आता है -3। तो b का आंसर आया -3। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा कि जो सेट b है वो एक्चुअल में -3 है। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा गया, थोड़े से स्पेस हम बना लेते हैं। m इज़ द 4th पावर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6 के 4th पावर होगी नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6। तो नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हमारे पास है? -6 से बड़े -5 है, उसकी पावर 4 रखनी है, और -4, -3, -2, -1, और नेगेटिव भी बोला था तो हम ज़ीरो और पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे। और 4th पावर कही थी तो इसका मतलब इनकी पावर 4 रखनी है। इनको और सॉल्व भी करना चाहिए हमें, क्योंकि हो सकता है ये -5 की पावर 4 लेंगे तो 625 आएगा, और 4 की पावर 4 256 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, और 1 की पावर 4 1 होता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा है आंसर 10 का। 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। ठीक है, यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं। पॉजिटिव भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, और 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो अगर हम लिस्ट डाउन करें बी को, तो बी क्या बनता है? पॉजिटिव, इवन और लेस देन। 11 की बात करते हैं हम। पॉजिटिव, इवन और लेस देन 10, तो वो 2 4 6 और 8 ही बनते हैं, क्योंकि पॉजिटिव भी हैं, इवन भी हैं और 10 से छोटे भी हैं। तो ये तो बी है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में सब कुछ हो। बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में सब कुछ क्या होता है? हमारे पास होता है यानी अगर हम 1 से लेके 10 तक जो यूनिवर्सल सेट गिवन है तो वो क्या बनता है? 1 2 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है तो 3, उसके बाद 5 7 9 एंड 10। तो ये कहलाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 12 की तरफ आते हैं। 12 में कहा गया कि अगर यूनिवर्सल सेट का मतलब है मैथ्स के स्टूडेंट और पी का मतलब है वो स्टूडेंट जो फेल हो गए,
तो पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? तो सिंपल है, पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा वो स्टूडेंट जो पास हो गए। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द मैथमेटिक्स या मैथ्स एग्ज़ाम जो भी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन 13 है, यूनिवर्सल सेट के बारे में कह रहा है कि इंटीजर ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 14, कि ऐसा इंटीजर जो 6 से बड़ा है लेकिन 14 से स्मॉलर है। तो यहाँ उसको हम लिस्ट कर लेते हैं, यू ही लिख देते हैं। 6 से बड़ा क्या होता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और एस कॉम्प्लीमेंट इसने दिया हुआ है। एस कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 7, 9, 10, 12 और 13। तो अब पूछे जा रहे हैं कि बताइए एस क्या होगा। तो सिंपल है, एस का मतलब, एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एस के अलावा यूनिवर्सल सेट का सब कुछ। तो दोबारा से अगर एस बनाना तो उसका मतलब एस कॉम्प्लीमेंट के अलावा सब कुछ। तो एस कॉम्प्लीमेंट के अलावा सब कुछ क्या बनता है, उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। ये 8 है, 11 है, ये सिर्फ दो ही नंबर्स हैं हमारे पास, 8 एंड 11। तो हमारा आंसर होगा 8 एंड 11। क्वेश्चन 14 पर आते हैं। If U is a set consisting all positive integers and T complement या T dash equals set consisting all positive even integers, तो T का मतलब क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है ये भी, क्योंकि इसने कहा कि U क्या है हमारे पास? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इवन ऑड नहीं बोला, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोला है। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे, इनफाइनाइट सेट है ये। और टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कह रहा है कि सेट कंटेनिंग ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो टी क्या होगा? जो ऑड नंबर बचते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। यहाँ लिख देते हैं हम, टी इज इक्वल टू सेट ऑफ, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है भाई इसी को ही हम इवन को ऑड लिख देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव लिखना ज़रूरी है, ऑड लिखना ज़रूरी है। अच्छा जी, क्वेश्चन 15 पर आते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा गया कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 19 तक, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 हमारे पास 19 तक ही होते हैं। तो u इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल 19। अच्छा, a का मतलब क्या है? a का मतलब है 1, 5, 9 एंड 19। और b भी डिफ़ाइन कर दिया इन्होंने। b का है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 11। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो 11 से कम होते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं वो। 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि लेस देन 11 बोला है तो 11 शामिल नहीं है। और 10 इवन है, हमें तो सिर्फ ऑड ही लिखना है। सी के बारे में कह रहा है, सी इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20। पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20 कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। अच्छा, एक कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20 लिखा है, पॉजिटिव का वर्ड ना भी देता फिर भी हमें पॉजिटिव नंबर ही लेने होते हैं। उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्सल सेट इसने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है कि 1 से लेके 20 तक आ रहे हैं, 1 से लेके 19 तक आ रहे हैं और पॉजिटिव ही आ रहे हैं। तो बाकी जो सेट डिफ़ाइन होते हैं हमारे पास गिवन सिनेरियो में, यूनिवर्सल सेट का हमेशा वो सबसेट ही होते हैं। तो क्वेश्चन में चाहे बोले या ना बोले, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में पॉजिटिव बोले या ना बोले, यूनिवर्सल सेट की वजह से हम समझ जाएंगे कि सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है? डिफ़ाइन ऑल सबसेट रिलेशनशिप्स, के बताइए इनके बीच में कौन सा सबसेट का रिलेशनशिप है, यानी कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले तो ए बी सी तो लाजमी सी बात है, ये तो सबसेट है ही यूनिवर्सल सेट का। पहले तो ये लिख देते हैं हम इसका सॉल्यूशन।
कि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, अब सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट में मौजूद हों। तो अगर हम गौर करें कि ए के सारे एलिमेंट्स सी में भी मौजूद हैं, दिखाते हैं हम आपको 1, 5, 9, 19। तो ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं बी में, तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। सॉरी, मैंने बी कह दिया था, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। इसी तरह बी और सी का रिलेशनशिप अगर आप देखें, बी के भी जो सारे एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स अगर आप गौर करें, मैं सर्कल बना देता हूँ, ये 3 यहाँ है, 5, 7, 9, 1। तो बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं सी के अंदर, तो बी भी सबसेट है सी का। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 में बहुत सिंपल सा हमें डेटा दिया हुआ है और कहा गया है कि इसकी आप वेन डायग्राम बनाइए। तो वेन डायग्राम बनाने का सिंपल रूल, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएं और इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ओवरलैपिंग कोई नंबर्स हैं कि नहीं, यानी ऐसे नंबर जो दो सेट में एक साथ मौजूद हों। तो अगर आप गौर करें तो 4 भी दोनों में मौजूद है और 8 भी दोनों में मौजूद है, तो इसका मतलब हमें सर्कल्स को मिलाकर ड्रॉ करना होगा। अच्छा, अब जो कॉमन नंबर होंगे उनको हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। तो 4 और 8 क्योंकि ए और बी दोनों में मौजूद हैं, तो इसलिए हमने इनको सेंटर में लिख दिया। अब ए में हमारे पास 4, 8, 16 है। 4 और 8 क्योंकि हम ऑलरेडी ए की बाउंड्री के अंदर लिख चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ 16 लिखना है। और बी में अगर आप देखें तो 2, 6 एंड 10 बचते हैं। 2, 6 एंड 10 क्योंकि 4 और 8 हम ऑलरेडी बी की बाउंड्री में शो कर चुके हैं। अच्छा, अब रही बात हमारे पास यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट में अगर आप गौर करें, जो नंबर्स रह चुके हैं, आप 2, 4, 6, 8, 10 और 16 लिख चुके हैं, तो 12, 14 और 18 रहते हैं। तो 12, 14 और 18 आपको ए और बी की बाउंड्री से बाहर बनाने होंगे, क्योंकि वो ए और बी में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। यहाँ पर इसके लिए ई या यू आप बना सकते हैं, जो यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है। 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया हमसे कि यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -11, यानी नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए और -11 से बड़े होने चाहिए। तो -11 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? -10, -9, -8 एंड सो ऑन। कहाँ तक? -1 तक, क्योंकि नेगेटिव बोला हुआ है, हम ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर्स को नहीं लेंगे। ए के बारे में इसने कहा कि ए है नेगेटिव ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन -10। ऑड भी हैं, नेगेटिव भी हैं, -10 से बड़े भी हैं, तो वो हमारे पास इसी यूनिवर्सल सेट में से -9, -7, -5, -3 एंड -1 बचते हैं, क्योंकि ऑड भी हैं, नेगेटिव भी हैं और ग्रेटर देन -10 भी हैं। बी के बारे में क्या कहा गया? बी की इन्फॉर्मेशन है कि नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6 से बड़े नेगेटिव इंटीजर, और इवन ऑड कुछ नहीं बोला तो हम सारे ही लेंगे। -6 से बड़े जो होंगे -5, -4, -3, -2, -1। अब उसके बाद इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि वेन डायग्राम बनाइए जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं। तो बहुत सिंपल है, अब वैसे ही करते हैं हम वेन डायग्राम। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कुछ कॉमन है कि नहीं इनमें। कॉमन इनमें बिल्कुल है, यहाँ से नज़र आ रहा है, तो अभी हाईलाइट कर देते हैं कौन कौन से कॉमन है। -1 दोनों में है और -3 दोनों में है, -5 दोनों में है। तो जो दोनों में हो हम उसे यहाँ पहले लिख देते हैं, -1, -3, -5। ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। अच्छा जी, ए के अंदर हमारे पास अब देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं। जो येलो कलर से हाईलाइट किए थे वो तो आ चुके हैं, तो बाकी बचे -7 और -9। अच्छा, बी की बात करते हैं। बी में हमारे पास जो हाईलाइटेड थे वो तो हम लिख चुके हैं, तो -2 और -4 बचते हैं। अच्छा जी, अब हम यूनिवर्सल सेट में देखते हैं कि क्या रह गया है। तो यूनिवर्सल सेट में -1 आ गया, -2 आ गया, -3, -4, -5, -6 कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो -6 लिख देते हैं। -7 मौजूद है, -8 कहीं नहीं है, तो -8 लिख देते हैं। -9 मौजूद है, -10 कहीं नहीं है, तो -10 लिख देते हैं। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हमारे पास जो ए और बी की बाउंड्री के बाहर हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि गिवन द फॉलोइंग सेट ए, इन सेट में बताना है पार्ट ए के विच
इफ़ एनी आर इक्वल सेट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्वल सेट उनको कहते हैं कि जिनमें ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल हैं, यानी दोनों के आसान अल्फाज में दोनों एग्जैक्टली सेम एक जैसे ही आंसर हैं दोनों के, तो उनको कहेंगे कि ये इक्वल सेट हैं। तो इसमें हमें कुछ सेट तो इन्होंने साफ़ सुथरे बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए हैं। जैसे ए में देखें हम बताया हुआ है कि 3 और -4 है, लेकिन बी का आंसर क्या है ये हमें नहीं बताया हुआ। तो पहले बी के आंसर हम निकालते हैं, यानी इस सेट का सोल्यूशन सेट क्या है वो देखते हैं। तो पहले बी को सिंप्लीफाई यानी करना पड़ेगा। तो बी के बारे में क्या कहते हैं, बी जो है x-3 एंड x+4 इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। तो हम पिछले चैप्टर 1 में सीख चुके हैं, नल फैक्टर लॉ होता है कि अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हों तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं, यानी x-3 भी 0 हो जाएगा और x+4 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास और यहाँ पर x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो x के 2 आंसर आ गए। इसका मतलब जो x, क्योंकि इस सेट में वेरिएबल x है तो इसका मतलब x का जो आंसर है वही सेट b है। तो x का आंसर हमारे पास आया है 3 एंड -4, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल a के इक्वल ही है। अच्छा, अब c को भी सिंप्लीफाई पहले सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। डी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ सी को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सी में हमें वही इक्वेशन दी हुई है कि x³ + x² - 12x इज़ इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन से मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास x² + x - 12 इज़ इक्वल टू 0 बचता है। और फिर वही नल फैक्टर लॉ कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 हों तो हम दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। तो पहले इसे x इज़ इक्वल टू 0 कर लेते हैं और x² + x - 12 इज़ इक्वल टू 0 करते हैं। एक आंसर तो हमारे पास आ गया, x इज़ इक्वल टू 0। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपकी मर्ज़ी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन करें। मुझे फैक्टराइजेशन ज़्यादा इजी लग रही है, यहीं से नज़र आ रहा है कि 3 और 4, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है, माइनस करें तो 1 बन जाता है। तो इसके फैक्टर बनेंगे x² + 4x -3x - 12 इज़ इक्वल टू 0। चैप्टर 1 में हमने ये बहुत डिटेल से पढ़ा था कि कैसे पता लगता है कि माइनस करके माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना है। तो वो डिटेल आप देख लीजिएगा उस वीडियोस में। अच्छा जी, x कॉमन निकालते हैं हम, तो x+4 बचता है। यहाँ से -3 कॉमन निकालते हैं तो x+4 बचता है। कॉमन जब भी निकालें, चेक करने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट को दोबारा सॉल्व करके देखा करें कि आपको सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें अगर ब्रैकेट को दोबारा सॉल्व करूं तो x × x x² x × 4x बन जाएगा। फिर -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही ऊपर वाली चीज़ हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमने कॉमन सही निकाला है। खैर, तो इसमें ब्रैकेट क्योंकि रिपीट हो रहा है तो इसे एक बार कॉमन निकाल लिया हमने फिर से, यानी एक बार लिख दिया और ये इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी क्योंकि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं तो x+4 इज़ इक्वल टू 0 एंड x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू -4, दूसरा आंसर आ गया हमारे पास c का, और x इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि सेट C के आंसर क्या बने हमारे पास, 0, 3, -4। खैर ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो -4 मुझे पहले लिखना चाहिए था क्योंकि छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखी जाती है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास A, B, C, D सब के आंसर आ चुके हैं। मैं इनको पहले लिस्ट डाउन कर लेता हूँ ताकि ईजी रहे। तो A हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था 3 एंड -4। B हमने फाइंड आउट कर लिया 3 एंड -4 ही है। C हमें मिला है 0, 3 एंड -4। और D हमें मिला है जो कि और स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 0, -4 एंड -3। तो अब क्या कहा गया कि सबसेट रिलेशनशिप बताइए और कौन से इक्वल हैं ये बताइए। पार्ट ए में कहा गया बताइए कौन से इक्वल हैं। तो पार्ट ए को पहले आंसर करते हैं, इक्वल सेट कौन कौन से। तो यहीं से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहा है कि ए और बी इक्वल हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यानी बिकॉज ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ ए। अच्छा जी, पार्ट बी में क्या कहा गया। पार्ट बी में कहा गया कि सबसेट रिलेशनशिप बताइए ABCD की क्या है, कि कौन किसका सबसेट है। तो अगर आप गौर करें, A C का सबसेट है क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स C के अंदर भी मौजूद हैं।
तो पहला रिलेशनशिप बना के ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। दूसरी चीज़ ए बी का तो है ही सबसेट, तो लिखना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एहतियातन लिख देते हैं ए बी का भी सबसेट है। अच्छा जी, ए और किसी का सबसेट है, 3 और -4 और किसी में भी नहीं है, तो ए हो गया। अब बी को देखते हैं, बी किसका सबसेट है, बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट्स सी में भी मौजूद हैं, तो बी सबसेट है सी का। और किसके एलिमेंट्स मौजूद हैं, और किसी के कोई भी नहीं है, क्योंकि -4 और -3 किसी में भी नहीं है, तो डी किसी का भी सबसेट नहीं है और ना ही डी का कोई सबसेट है, क्योंकि 0 और -3 किसी और में एक साथ नज़र नहीं आ रहे हमें। तो ये 4 आंसर इसके बनते हैं सबसेट रिलेशनशिप्स। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन द फॉलोइंग सेट, इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन कौन से इक्वल हैं और इनका क्या आपस में रिलेशनशिप बनता है। कुछ ही सवाल रहते हैं मेरे ख्याल से, 22 क्वेश्चन हैं इनके। चलें खैर, इसको देखते हैं। तो 19 पर आते हैं। गिवन दी फॉलोइंग सेट्स, इसमें एग्जैक्टली 18 के जैसा ही है, तो पहले हम इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर्स हैं वो तो हैं, हम पहले बी और डी के आंसर निकाल लेते हैं। तो बी की बात करते हैं। बी में इसने कहा है कि b³ - b बराबर है 0 के। अगर हम b कॉमन निकाल लें तो b² - 1 = 0 बचता है, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, तो पहले को भी 0 रखेंगे, दूसरे को भी 0 रखेंगे, तो b = 0। एक आंसर तो आया हुआ है हमारे पास, b² = 1, तो b √1, तो b = ±1, यानी कि b = 1 एंड b = -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तब भी ये 2 ही आंसर मिलेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी ये 2 आंसर मिलेंगे। तो b हमारे पास क्या आया, b हमारे पास आया 0, 1 एंड -1। c हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। d को सिंप्लीफाई करते हैं, d के बारे में -d + d³ = 0। तो देखा जाए तो वो यही है, d³ - d = 0 है, जो कि b³ - b वाली इक्वेशन ही बनती है जो यहाँ पर थी हमारे पास, b³ - b। तो ये भी वही चीज़ है, d³ - d। तो इसमें भी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सेम वही d = 1, d = -1 एंड d = +1 आएगा, यानी कि हमारा जो d सेट बनता है वो 0, -1 एंड 1 बनता है, या 1 आगे और पीछे ऑर्डर हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या रिलेशन, सबसे पहली बात तो कौन कौन से इक्वल सेट हैं, तो सारे इक्वल हैं, क्योंकि a, b, c, d सबके आंसर यही 0, 1, -1 आ रहे हैं। तो पार्ट ए का आंसर होगा कि a बराबर है b के, b बराबर है c के, c बराबर है d के। तो जब सभी बराबर हैं तो हम यही कहेंगे कि हर एक जो है वो, ये सब बराबर ही हैं, तो सबसेट भी लाजमी होगा। तो पार्ट बी का हम सबसेट रिलेशनशिप क्या कहेंगे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ ईच अदर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एन अदर सेट, या दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर, यूँ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, जिसमें काफ़ी चीज़ें इसने टेस्ट की हैं। तो इस क्वेश्चन को समझ के आगे के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प होगी। तो सवाल क्या है, हमारे पास कुछ सेट दिए हुए हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ए है, और बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और सी की वैल्यू 2, 4, 6, 8। तो सबसे पहले इसने कहा कि ए यूनियन बी बताइए। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए और बी को कंबाइन कर लें। तो ए को और बी को कंबाइन करेंगे, यानी 1, 3, तो वो तो सेम वही बी आ जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। क्योंकि अगर हम b में a के सारे एलिमेंट लिखेंगे तो ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं, तो मिला के इनको क्या लिखना है, क्योंकि यूनियन में हमेशा याद रखिए इनको मिलाकर लिखते हैं, लेकिन जो डबल रिपीट हो रहे हों, यानी रिपीट हो रहे हों, डबल रिपीट तो नहीं कहेंगे, जो रिपीट हो रहे हों उन्हें आप एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। b हमारे पास है a यूनियन c, यानी a और c को कंबाइन कर लीजिए। तो 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6, 8 इनको कंबाइन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन जाएगा। लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पार्ट बी में कहा गया कि बी और सी को कंबाइन करें। तो जब हम बी और सी को ज्वाइन करेंगे तो बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर लेंगे। तो
वो तो ऑलरेडी 2 4 6 8 उसमें मौजूद हैं बी में, तो ये भी वही ए का आंसर आएगा 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। डी की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए 1 दोनों में है, 3 दोनों में है और 5 दोनों में है, 7 भी दोनों में। तो 1 3 5 7 1 3 5 7 यानी ए ही आया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए की, ए इंटरसेक्शन सी कि ए और सी में क्या कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि वो सारे ऑड हैं, वो सारे इवन हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। अच्छा, एफ़ की बात करते हैं, बी और सी में कॉमन क्या है। बी और सी में जो रिपीट हो रहा है, जो सी में सब कुछ है वो बी में भी है। तो हम सी का ही आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट 2 4 6 8। आई होप क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी सवाल था। 21 पर आते हैं। अब उन्हीं को ही, इसको अगर थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रैग कर सकूं तो आसानी रहेगी। चलें हम आंसर्स इसके बार बार ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इन एक्सरसाइज 20 u इज़ इक्वल टू, अच्छा अलग है, उसका नहीं है ये u इसने बताया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन 20 से ही लेनी है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ बताइए कि u का यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात इसने कही कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होगा। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए तो सवाल के डेटा की भी ज़रूरत नहीं है कि ए के इनसाइड और ए के आउटसाइड में कॉमन क्या है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर नहीं है, बाहर है वो अंदर नहीं है। बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि ए के भी बाहर और बी के भी बाहर, यानी इसी में ही मैं यहाँ बल्कि लिस्ट डाउन कर लेता हूँ तो वो ईजी रहेगा। ए है हमारे पास 1 3 5 7, सी है हमारे पास 2 4 6 8, बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। अब हमें बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। बी में कह रहा है कि ए का आउटसाइड में यूनिवर्सल सेट भी बना देता हूँ। इसने कहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये नहीं बताया कि कहाँ तक। अच्छा जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि ऐसा सेट जो ए में भी ना हो बी में भी ना हो। तो ज़ाहिर बी का आउटसाइड देख लेंगे तो वो ए का तो आउटसाइड ऑलरेडी ही होगा। तो बी के अलावा कौन से बनते हैं, 1 से लेके 10 तक नहीं लिखने, बाकी सब लिखने। तो बाकी सब क्या बचते हैं, 11 और उससे बड़े नंबर्स बचते हैं। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10। पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10, एस नहीं लगेगा, ग्रेटर देन 10। अच्छा जी, पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी में कहा गया कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ कि बी का आउटसाइड, कॉम्प्लीमेंट को आउटसाइड ही माने करें तो वो इजी रहेगा कि बी के आउटसाइड और सी के इनसाइड को मिला देना है हमने। बी के आउटसाइड क्या था, 11 और उससे बाहर के ज़्यादा के नंबर, और सी का इनसाइड क्या है, 2 4 6 8। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स 2 4 6 8, यानी सी को मिलाना है। एंड नहीं बल्कि और लिखेंगे, क्योंकि एंड लिखा तो एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि 2 4 6 8 भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कोई नंबर 2 हो तो वो 4 भी होगा। बहरहाल और लिख लिया हमने। उसके बाद हम लिख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 10। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10, तो यानी 10 से बड़ा नंबर भी हो सकता है और कोई 2 4 6 8 10 2 4 6 8 भी हो सकता है। अच्छा, डी की बात करते हैं। डी कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि सी के आउटसाइड और ए में कॉमन क्या है। तो सी के आउटसाइड और ए में कॉमन 1 3 5 7 ही होगा, क्योंकि जो सी का आउटसाइड है
वो सी हमारे पास क्या है 2468 और ए क्या है 1357। तो सी के आउटसाइड क्या होगा 13579 एंड सो ऑन 9 10 11 सो ऑन। और ए का इनसाइड क्या है 1357। तो कॉमन तो वही बना 1357 ही बचा, तो दोनों में आ रहा है तो 1357। वरना आप वेन डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं और बेहतर समझ आ जाएगा। ई में कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। इसका मतलब ये है कि बी के आउटसाइड वालों और ए को मिला दीजिए। तो बी के आउटसाइड क्या है 11 और उससे बड़े नंबर, ए क्या है 1357। तो ये सिंपल हम सी के जैसे ही इसका आंसर लिख सकते हैं कि x इक्वल्स 1357, क्योंकि ज़ाहिर ए भी हो सकता है वो, और पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10। अच्छा जी, एफ में कहा गया सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का भी आउटसाइड हो और सी का भी बाहर हो। तो सी के आउटसाइड क्या होगा 1357 9 और उसके बाद सारे नंबर, और ए का आउटसाइड क्या होगा 2468 और उसके बाद के सारे नंबर। तो इनमें कॉमन क्या हुआ, ये चलें हम इसको पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि देखें जी ए सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी को छोड़कर बाकी सब। तो सी को छोड़कर बाकी सब क्या बचता है 1 3 5 7 9 और उसके बाद 10 11 12 फिर सारे आ जाएंगे। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ए की वैल्यू छोड़ दें। ए क्या है 1357 है, तो 1357 को छोड़ देंगे तो 2 4 6 8 बचता है, और उसके बाद फिर 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो दोनों में रिपीट हो रहा हो। दोनों में रिपीट क्या चीज़ हो रही है, सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें, दोनों में रिपीट हो रहे हैं 9 के बाद के सारे नंबर, 9 और 9 के बाद के सारे नंबर, क्योंकि बाकी सारे। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 8। x is a positive integer greater than 8। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, गिवन एनी सेट। एनी सेट का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है का मतलब आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अज्यूम करके कुछ वैल्यू सॉल्व कर लें, लेकिन अज्यूम ना भी करें तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं कि ए को अगर हम यूनिवर्सल सेट से मिला देंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ तो कुछ भी मिलाएं यूनिवर्सल सेट ही बनेगा वो। बी में कह रहा है कि ए के आउटसाइड और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट में और ए के आउट, यानी ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए का आउटसाइड है, तो कॉमन क्या होगा, वही होगा जो ए के आउटसाइड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पूछा ए कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन नल सेट। ए यूनियन नल सेट का मतलब ये होता है कि ए में अगर हम खाली सेट मिला दें तो क्या बनेगा, तो ए ही बनेगा। डी कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और नल सेट को मिला दें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा, क्योंकि ए के आउटसाइड को नल सेट के साथ मिलाएं तो ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो जैसा पहले था अब भी वैसा ही रहेगा। अच्छा, बी में थोड़ा सा हम देखते हैं, ये ए है, यानी ये इनसाइड वाला ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये पूरा यू है। तो हमें ये देखना है कि ए का आउटसाइड ये वाला पार्ट है पूरा, इसमें और ई के अंदर कॉमन क्या है। हाँ तो ठीक है, वो यही बनता है, ए कॉम्प्लीमेंट जो येलो पार्ट है वही बनता है, ठीक है। ये अब ई की बात करते हैं, यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इस बॉक्स के बाहर, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं होता नल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि सब कुछ, तो सब कुछ के बाहर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे जिसमें हम इसी की अगली एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। तब